डॉक्टर नैना का स्वागत है द रणवीर शो में। धन्यवाद। बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है आयुर्वेद। भारत के इस फेज में आप जैसे लोगों की वजह से हमारी खुद की संस्कृति को लोग जानते हैं। आयुर्वेद में बहुत रियल सॉल्यूशंस है। आजकल 30s में जो लेडीज हैं उनको बहुत सारे मेंस्ट्रुअल रिलेटेड कंप्लेंट्स आती है। उनके लिए मुझे एक रिकमेंडेशन है, तो उससे पेन रिलीफ की क्षमता है। वाओ। आयुर्वेद में मॉडरेशन का बहुत ध्यान की गई है। सभी चीजों को हमें मॉडरेशन में लेनी है। इवन डायबिटीज में हमें शुगर के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं की गई है आयुर्वेद में। एवरी जूस शॉप में एक गलती हो रही है, सावर फ्रूट्स को वो हानिकारक हो सकती है। घी के बारे में क्या क्या कहा गया है आयुर्वेद में? तुम लोग लाइफ में जो भी बनो, लेकिन तुम लोग एक चीज जरूर करना, 1 स्पून घी को रोज खाना। आने वाले टाइम में आयुर्वेद और एलोपैथी कंबाइन हो जाएंगे इन सम फॉर्म और द अदर। मेंटल हेल्थ की बातें हुई है। हाँ, दुख के बारे में क्या लिखा गया? जो हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजें हम अभी हमारी इच्छा से करें तो वो दुख में बदल सकता है। ओके। उसे कहते हैं प्रज्ञा अपराध, दैट कैन लीड टू ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस। मैं आपको स्किन के बारे में पूछना चाहूंगा। लोग होम रेमेडीज के नाम से सारी ये हर्ब्स को आयुर्वेदिक करके समझते हैं। डोंट डू दैट। ऐसी चीजें गड़बड़ करती है, ब्रेकआउट्स ज्यादा बढ़ा सकती है, स्किन को हार्म भी कर सकती है। जनरली आप क्या कहना चाहोगे हेयर हेल्थ के बारे में? ऑयलिंग द हेयर इज अ वेरी मस्ट थिंग, यू मस्ट फॉलो। कितनी बार करनी चाहिए ऑयलिंग? अगर आपके बॉडी में ज्यादा पित्त है तो एजिंग ज्यादा फास्ट हो जाती है। हाँ, तो अगर वात दोष है तो हेयर ब्रिटल हो जाता है, थिन हो जाता है। पित्त दोष है तो जल्दी से प्रीमेच्योर ग्रीन। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे फेक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स हैं, फेक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, और इन फेक प्रोडक्ट्स और प्रैक्टिशनर्स की वजह से आयुर्वेद को एक बुरा नाम मिल रहा है मेडिकल कम्युनिटी में। पर एट द सेम टाइम डॉक्टर नैना जैसे क्वालिफाइड आयुर्वेद फिजिशियन भी है जो एक्टिवली एज एन आयुर्वेद एंटरप्रेन्योर लेजिटिमेट प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम आयुर्वेद के बारे में सीखेंगे, पर आयुर्वेद से रिलेटेड स्किन, हेयर और ब्रेन हैक्स के बारे में भी जानेंगे। ये एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा यूजफुल, हेल्थ ओरिएंटेड एपिसोड है। इसमें से जो कुछ आप सीखोगे, आई प्रॉमिस यू, आप खुद की लाइफ में घर पर ही बैठकर अप्लाई कर सकोगे। यही है असली आयुर्वेद का पावर। पर अगर आपको असली आयुर्वेद के पावर के बारे में और ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ डॉक्टर नैना की बातें सुनिए। पर्सनली हमारे देश को ऐसे आयुर्वेदिक एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। इनकी कंपनी वनोरा ऑर्गेनिक्स बनाती है जेन्युइनली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आप जानोगे आज के एपिसोड के थ्रू। It's Dr. Naina teaching us about Ayurved skin, hair and brain hacks on TRS. डॉक्टर नैना का स्वागत है द रणवीर शो में। धन्यवाद। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस पॉडकास्ट को लेकर, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे एंशिएंट साइंसेस हैं, पुरानी विद्याएं, जो अब फिर से 2024 में सेलिब्रेट की जा रही है। लोग इनकी ताकत को जान रहे फिर से। और इन सारी एंशिएंट विद्याज में से एक विद्या है आयुर्वेद। तो ये थोड़ा आयुर्वेद थीम्ड एपिसोड होगा, स्किन और हेयर स्पेसिफिक, एजिंग स्पेसिफिक, बहुत प्रैक्टिकल एपिसोड होगा। डॉक्टर नैना, आपका स्वागत है। पहले थैंक यू। कैसे हो? अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। ओके, आज आप हमें बहुत कुछ सिखाएंगी। बहुत सारे सवाल है आपके लिए, जनरली आयुर्वेद के बारे में भी। पर आपने कहा कि पॉडकास्ट के स्टार्ट में आपको एक श्लोक गाना है, ठीक है? ओके, तो प्लीज मैम गो अहेड। शंखं चक्रं जलोकं दधदमृतखडं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुक परिविलसत्मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदुज्ज्वलाङ्गं कडितडविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम्
वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलददवनप्रौढिदावाग्निलीलम् नमामि धन्वन्तरिमादिदैवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोकैर्जरारुक्भयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम्। थोड़ा आप इस श्लोक के पावर के बारे में समझा सकते हो? ये धन्वंतरी जो आयुर्वेद के गॉड माना जाता है, भगवान के एक समर्पण का एक श्लोक है। आयुर्वेद का मंगल श्लोक भी इसे कहा जाता है। मेरे ख्याल से धन्वंतरी एक विष्णु भगवान के अवतार है। राइट। हाँ। और हमारे देश के जितने भी जेन्युइन आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स हैं या आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे धन्वंतरी की पूजा करते हैं। हाँ। करेक्ट। राइट। क्या जाना आपने धन्वंतरी के बारे में ओवर टाइम? ये जो आयुर्वेद जो लिखा हुआ है वो एक परंपरा की तरह गुरु चेला बंध में बना हुआ है। एक आदमी और एक आदमी का लिखा हुआ नहीं है। वो जो नॉलेज है पास ऑन करके आया हुआ है, जो जिनकी ओरिजिन मिथोलॉजी में हमारी पौराणिक ओरिजिन बताया गया है। और आचार्य अग्निवेश ने भगवान के परंपरा से ये नॉलेज प्राप्त की है और उन्होंने चरक संहिता लिखी है पहले। चरक संहिता? हाँ। वो हमारी अडिस्तान टेक्स्ट है आयुर्वेद के। और उनके शिष्य जो है सुश्रुत, जो हमने सुना है, सुश्रुत आचार्य ने, दुनिया के पहले सर्जन थे। हाँ, राइट। वो एक शल्य तंत्र के एक्सपर्ट थे, मतलब सर्जरी के एक्सपर्ट। वो उनके शिष्य थे और उन्होंने लिखी है सुश्रुत संहिता, जो ज़्यादा तक सभी व्याधियों के बारे में डील करती है। और सर्जरी के प्रोसीजर्स, हमारी शरीर की आंतरिक अवयवों के बारे में डिटेल में जानकारी देती है। और सर्जरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ सर्जरी, यंत्र शस्त्र, ये सब डिटेल में बताए गए हैं। वाह। मेरे ख्याल से मैंने एक रिसेंटली स्टोरी पढ़ी थी कि पहली बार जब यूरोपियंस इंडिया आए थे, ब्रिटिशर्स जब पहली बार आए थे, आई थिंक 1600s में, उन्होंने सुश्रुत संहिता के बारे में जाना और सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लिखा गया था। और उसी टेक्निक को वहाँ लेकर गए और यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत करी और फिर वहाँ से मॉडर्न मेडिसिन की शुरुआत भी हुई थी। हाँ, इसलिए सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी बताया जाता है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। और सुश्रुत जी ने पहले राइनोप्लास्टी, नाक की ट्रांसप्लांट, नाक, वाह, नोज ट्रांसप्लांट की थी। माय गॉड। तो उसकी डेवलपमेंट्स मॉडर्न साइंस ने एब्सॉर्ब करके सर्जरी की शुरुआत की हाँ। थी। ये थोड़ी प्राचीन बातें हो गई, पर ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। कट टू 2024। राइट। मैंने ये जाना है कि अगर आप एक्चुअली आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएंगे, जो एक अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर है, वो आपके बॉडी को अच्छे से स्टडी करके फिर आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, आपके केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको सल्यूशन देंगे, जो हाई क्वालिटी आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं। पर एक और स्कूल ऑफ थॉट है आयुर्वेद का कि जनरल हेल्प, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो हर किसी को हेल्प करें, एंड दैट इज द बेसिस ऑफ आयुर्वेद बिजनेसेस। राइट। करेक्ट। हाँ। उसी पर्सपेक्टिव से मैं आपको स्किन के बारे में पूछना चाहूंगा। वो जनरल पर्सपेक्टिव ज्यादातर रसायन चिकित्सा बोलते हैं। क्या? रसायन, दैट इज अ रिजुविनेशन थेरेपी। वो एक ब्रांच ही है आयुर्वेद के अष्ट अंग में। एक अंग जो है वो है रसायन चिकित्सा, जो हमारी बॉडी को री एनर्जाइज करे। सभी चीज़ों में ध्यान रखते हैं। तो माइंड में भी है, माइंड के लिए भी है कोड ऑफ कंडक्ट, आचार रसायन बोलते हैं। वो जो माइंड को रिफ्रेश और नया नया पर्सपेक्टिव दे और अच्छे से सोसाइटी में रिलेवेंट है रहने के लिए और सेल्फ पीस के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सो वो रसायन में जो बताए गए हैं वो हम डेली यूज़ में कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ रिलेटेड नहीं, फिजिकल ऑल्सो।
ओके, हाँ, ओवरऑल एनर्जी एनर्जी रिजुविनेशन। ओके, वो एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट भी है जो वेरी सिस्टमैटिक तरह की ट्रीटमेंट भी है, और ये बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई है जो हम डे टू डे बेसिस में हमें पालन करना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ, स्वास्थ्य बढ़े। आप कुछ चीज़ों को शेयर कर सकते हो ऑडियंसेस के साथ? ज़रूर। मुझे लगता है कि आजकल 30s में जो लेडीज़ हैं उनको बहुत सारे मेंस्ट्रुअल रिलेटेड कंप्लेंट्स आती है, तो और उनके हेयर लॉस ज़्यादा होते हैं पहले से ज़्यादा, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड ऑल, और लाइफस्टाइल, वो तो सभी में है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो उनके लिए मुझे एक रिकमेंडेशन है जो मेंस्ट्रुएशन के बाद 1 हफ्ते के लिए काला तिल है ना, काला तिल रोस्ट करके 1 स्पून विथ ½ टीस्पून जैगरी, गुड़ होती है, देसी गुड़, और ये काला जो तिल है वो रोस्ट करके 1 हफ्ते के लिए खाए रोज़ 7 दिन। उसके बाद एवरी साइकिल के बाद, मैंने एक साइकिल के बाद कहा क्योंकि वो हम छूट ना जाए, हमें एक 7 डेज़ का वो एक हैबिट बनाना है। वो क्या है कि हमारी दांतों के लिए, नेल्स के लिए, हेयर के लिए और यूट्राइन हेल्थ के लिए, सभी में एक बैलेंस लाती है और अच्छा देता है दांतों के लिए, सभी के लिए एक वेरी गुड रूटीन दैट वी कैन फॉलो। जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट है हर औरत के लिए, यूजुअली 30s के बाद। ओके, हाँ, काले तिल को रोस्ट करके 1 स्पून लेना, हाँ, और उसमें देसी गुड़ थोड़ा सा मिक्स करना है, 1/4 टीस्पून चलेगा, दिन में एक बार कभी भी। ओके, साइकिल के खत्म होने के 7 दिन बाद। हाँ, ऐसा कोई नहीं है, बट वी कैन कीप इट एज दैट वे। ओके, कभी भी ले सकते हैं, लेकिन 7 दिन रखेंगे तो हमें एक रूटीन, एक सिस्टम डेवलप करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देना ज़रूरी है, इसीलिए हम वो स्टिक ऑन करेंगे तो सबके लिए अच्छा है। कंटिन्यूअस 7 दिन। ओके, वाओ। और वी कैन कंटिन्यू दैट मेनोपॉज के टाइम में भी, वो भी ले सकते हैं। अभी ना, अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर ने ये बात सुनी तो वो पूछेंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है, पर मैं मानता हूँ कि वही फूड के अंदर घुसो, हाँ, ढूंढो कि क्या है इसमें केमिकल कॉम्पाउंड, और फिर उस पर रिसर्च करके देखो कि इस केमिकल कॉम्पाउंड की कॉम्बिनेशन की वजह से एक्चुअली बॉडी में क्या फर्क हो रहा है। शायद उस स्टडी में से एक एलोपैथिक मेडिसिन ही निकल के आएगी। दैट्स व्हाट आई बिलीव, कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आयुर्वेद और एलोपैथी कंबाइन हो जाएंगे इन सम फॉर्म और द अदर। उसमें एक और चीज़ है रणवीर, होलसमनेस एक बड़ी चीज़ है आयुर्वेद में। एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करते। एक जो चीज़ है उनकी सारी गुण के साथ खाना है। अगर हमें पर्टिकुलर चीज़ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की तो ये भी हार्म हो सकती है बॉडी को। ओके, तो होलसमनेस मतलब जो पूरा, अगर तिल लिया, तिल एज सच लेना है, तिल की पार्ट्स को, मतलब ऑयल को सेपरेट करके नहीं। मतलब ये कुदरत ने ही ऐसे बनाया है। हाँ, ओके, तो बेसिकली शायद इसमें से मेडिसिन नहीं बनेंगे, पर ये एक अच्छी डेली हैबिट हो सकती है। जरूर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हल्दी, हाँ, आई एम अज्यूमिंग, हल्दी के बारे में क्या क्या कहना चाहोगे आप? हल्दी इज़ अ पावरफुल मेडिसिन। मतलब जो चीज़ों के लिए चाहिए, वो एक पेन एनाल्जेसिक पावर है उनको। कुरकुमिन में एक पेन रिलीफ की पोटेंसी है, और हल्दी में जो एक्स्ट्रा करते हैं वो कुरकुमिन होता है, तो उससे पेन रिलीफ की क्षमता है, और ये जो हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। स्किन में अप्लाई करेंगे तो वो निखार बढ़ाता है। ऐसी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी एक प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के लिए सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी इनकी भी टॉक्सिसिटी बॉडी डेवलप कर सकती है। आयुर्वेद में ये भी बताया गया कि अगर हमने 7 दिन के ज़्यादा एक चीज़ को ली, वो हमारी बॉडी में ये एक आदत सी बन जाती है और उसका इफ़ेक्ट कम भी नहीं लगता। उससे ज़्यादा ये चीज़ जो है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में नित्य उपयोग के लिए बताई गई है। तो ऐसी एक चीज़ है तिल, जो नित्य लेना चाहिए। करेक्ट। हम एक इंग्रेडिएंट में घुस नहीं सकते इस पॉडकास्ट में, क्योंकि
यही आयुर्वेद का साइंस होता है कि हाँ। बहुत इलैबोरेट कॉम्बिनेशन होती है। हाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ सकता हूँ। हाँ तो हमारे देश में आई फील कि ये मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से बात करी है इसके बारे में। मैं केरला गया हूँ, कश्मीर गया हूँ, नॉर्थ ईस्ट गया हूँ, गुजरात गया हूँ, हर जगह मेरे एज के लोगों में, अभी तो मैं 31 ईयर्स का हूँ, पर मेरे से कम एज के लोगों में भी 20s में स्पेशली पिंपल्स का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। आई फील कि टीनेज में पिंपल्स का प्रॉब्लम नॉर्मल होता है, वो हार्मोनल होता है, हाँ पर 20s में बहुत ज़्यादा पिंपल्स के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। आई एम श्योर कि आयुर्वेद में वो पित्त का एस्पेक्ट होता है कि हाँ डाइटरी चेंजेस लाने होते हैं, हाँ जो जिस खाने से हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है बॉडी में, जैसे नॉन वेज, स्पाइस, तीखा तीखा, सावर, खट्टे हाँ चीज़ें, खट्टे चीजें, फर्मेंटेड चीज़ें हाँ वो भी, जैसे इडली, हाँ पित्त दोष को बढ़ाती है। के और क्या बढ़ाती है पित्त दोष को? बेसिकली कड्डु अम्ल लवणम उष्णम बोलते हैं, मतलब जो हॉट पोटेंसी के जो चीज़ें हैं, मतलब तीखा स्पाइसी, जैसे कि मिर्च, कड्डू को मिर्ची बोलते हैं, तीखा चीज़ें। अम्लम मीन्स जो खट्टा है, लवणम मीन्स सॉल्टी, टू मच ऑफ अचार वाली चीज़ों में बहुत सारी सॉल्ट होती है। अच्छा, हाँ, हॉट पोटेंसी मतलब जो हमने खाने में तो ठीक ही होगा, लेकिन अंदर जाके वो उष्णवीर्य होता है, तो वैसी चीज़ें को अवॉइड करना है। उष्णवीर्य मतलब लहसुन, देखो लहसुन है ना, लहसुन खाने में तीखा नहीं है, लेकिन उसकी जो पोटेंसी है वो उष्ण है, वो बॉडी में क्या इफ़ेक्ट लाती है उसके हिसाब से आयुर्वेद में एक एक द्रव्य मतलब प्लांट पार्ट को उष्ण शीत ऐसे करके वीर्य की कैटेगराइज किया जाता है। हाँ ओके, मतलब आप कह रहे हो कि अलग अलग प्लांट के हिस्से होते हैं, हाँ और उन्हें अलग अलग कैटेगरी दी जाती है आयुर्वेद में। हाँ, कुछ प्लांट के हिस्से ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। एनर्जी नहीं, उनकी पोटेंसी ओके, डिफरेंट होती है। हॉट पोटेंसी, आम आपने सुना होगा, जी जी, आम बहुत हॉट है, खाने में बहुत स्वीट एंड कूल है, लेकिन अंदर जाके वो थोड़ा हॉट पोटेंसी की चीज़ है। मतलब आपके बॉडी में अगर आप उसे डालोगे तो पित्त बढ़ सकता हाँ है। हाँ, तो वो पाक के वजह से, मतलब जहाँ पे हमारी डाइजेशन हो, जो एब्सॉर्बेबल चीज़ें निकलती है, उनकी जो इफ़ेक्ट बॉडी में हॉट होती है। ओके, आइसक्रीम के बारे में भी ऐसा ही है। आइसक्रीम ठंडा है, लेकिन कभी भी वो हमारी समर्स के लिए कामिंग नहीं है। आइसक्रीम की वो चीज़ कंसिस्टेंसी वैसी है जो अंदर के हीट को बढ़ाता है। इसलिए आइसक्रीम खाने के बाद हमें क्या लगता है, पानी पीने की ये ज़्यादा होती है। ओके, दूध के बारे में कुछ कहा गया पिंपल से रिलेटेड? दूध के बारे में ऐसे पिंपल्स के रिलेटेड नहीं हुआ है, लेकिन दूध और घी जो है नित्य उपयोग के लिए बताया गया है, इन मिनिमल क्वांटिटी। ओके, मात्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदा। हमें सब कुछ चीज़ें एक मध्य मार्ग से लेना है, मतलब Moderation. हाँ, मॉडरेशन में लेना है। अभी मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि आजकल घी की बड़ी बातें अवेयरनेस हो रही है, सब लोग कॉफ़ी में घी मिला के डेली ड्रिंक फैट लॉस के लिए सब ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि घी का यूजेज हो रहा है। वो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए, सभी स्किन के ग्लो के लिए बहुत ताकतमंद है। मैंने बहुत सारे डर्मैट से भी बात करी है। डॉक्टर रश्मि शेट्टी आई थी शो पर, उनसे इन डिटेल बात करी, डाइट के बारे में, न्यूट्रिशनिस्ट से बात करी। तो मेरी एक थियरी है, आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करो या ऐड करो या बताओ कि अगर मैंने कुछ सही या गलत कहा है। ठीक है। पहले तो मुझे लगता है कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हाँ। पर भारतीय जेनेटिक्स थोड़े कॉमन होते हैं। यानी कि मैं पंजाबी हूँ, आप मलयाली हो, हाँ। पर आप में और मेरे में भी कुछ कॉमनैलिटी होगी क्योंकि हम भारत से ही है। हाँ। तो भारतीय जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि हम सारों को पिंपल्स होते हैं। ये हमारे देश में बहुत कॉमन चीज़ है। आई फील तीखा खाने से, ज़्यादा ऑयली खाने से, ज़्यादा नॉनवेज खाने से, बहुत ज़्यादा एग योक खाने से, आई फील कि एग योक की एक ज़रूरत होती है बॉडी में आयरन को लेके, प्रोटीन को लेके एक्सेट्रा, बट अगर ज़्यादा खा लिए पिंपल्स हो सकते हैं। पर मैंने आजकल डेफिनेटली ये भी देखा है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं मेरे एज के जो अब तक दूध पीते हैं, उन सारों को पिंपल्स है। और इसलिए मेरे एज के बहुत सारे लोगों ने दूध पीना बंद कर दिया। पनीर खा लेते हैं, पर दूध और चीज़ जो हमें पिज्ज़ा में मिलता है, बर्गर में मिलता है,
उससे मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को पिंपल्स हो रहे हैं. आई डोंट नो द लॉजिक. हम्म. मैंने फिट्यूबर का एक वीडियो देखा था जहां उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में कहा जाता है कि अगर आपने दूध को नमक सॉल्ट के साथ मिक्स किया वो आपको विरुद्ध. पिंपल दे सकती है. विरुद्ध है वो ये आयुर्वेद में कहा जाता है. हाँ, कहा गया. और चीज़ बेसिकली यही है. आप हाँ. दूध को नमक के साथ मिक्स कर रहे हो जनरली. और जो दूध हम शहरों में एटलीस्ट पीते हैं वो प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं. जैसे अब मैं हाल ही में हिमाचल गया था. वहाँ मैंने थोड़ा सा दूध पिया, कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ की क्वालिटी भी अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है. हाँ. पर अगर हम शहरों में रह रहे हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, डेफिनेटली बॉडी की हीट बढ़ेगी. उसके अलावा आपने कहा आम के बारे में, समर्स में ज़्यादा, फिर से अगेन डोंट हैव इट इन एक्सेस. मुझे याद है हमारे पिछले कॉन्वर्सेशन में आपने प्रॉन्स के बारे में बात किया था. झींगा. हाँ. दोष कोपक होता है, त्रिदोष कोपक होता है, एलर्जीज बना सकता है जी. मतलब आपके बॉडी के जो 3 दोषास है, कफ पित्त वात को एक साथ में बढ़ा देता है. ओके. हाँ. प्रॉन्स. वाह. लेकिन वो भी एक एक क्षमता, एक एक लोगों की शरीर की क्षमता के वजह से एक एक को प्रॉब्लम होती है, दूसरे को नहीं होती है. ओके. बट इट हैज अ कैपेसिटी. हमें कितनी इम्यूनिटी है, हमें कितना रेसिस्ट करने की पावर है, उसके हिसाब से ये डिफरेंस होता है. और कुछ ऐसे नेगेटिव फूड आइटम्स को आप हाईलाइट करना चाहोगे एक पिंपल्स के पर्सपेक्टिव से? पिंपल्स के पर्सपेक्टिव में जैसे कि फूड आइटम्स एक हो गया, ये एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है और ये हार्मोनल चेंज हो रहा है. दूध में एक ग्रोथ फैक्टर जो इंजेक्शंस में, गाय के इंजेक्शंस के थ्रू जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उसके वजह से शायद ये हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये कॉर्टिसोल को बढ़ाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाता है. और ये स्ट्रेस जो है वो एज ग्रुप में ज़्यादा तक होता ही है. एंड थोड़ा सा ये दिख गया तो गड़बड़ हो जाती है, बहुत मेंटली अनफिट होते हैं इसके वजह से. तो ये ज़्यादा तक बढ़ा देता है इशू को. तो और टीनेज के लिए एज वाइज जो है सर्टेन इंग्रेडिएंट्स है आयुर्वेदा में जो एज के हिसाब से दी गई है. अगर टीनेज में जो पिंपल्स होती है उनके कारण अलग है, उन्हें कैसे स्किन लेयर्स में ट्रीट करना है वो अलग है. जब 30s में हो डिफरेंट है, 40s में हो वो भी डिफरेंट है. 30s में जो ज़्यादा तक अडल्ट एक्ने होती है वो भी डिफरेंट पैथोजेनेसिस है उनका. तो जैसे हमें इंटरनल की ज़रूरत है, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस में भी आचार्य लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो 3 लेयर्स ऑफ स्किन के डीप में होती है, वहाँ पे हमें लेप लगाना. लेप मतलब एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, जो लेपन है ना जी जी, अब वो सारी चीज़ें बताई गई है. वाह. हाँ. जो पिंपल्स को रिलीव करे. आपको जनरलाइज्ड चीज़ें शेयर जनरलाइज मैं ये कह सकती हूँ, एक लोध्रादी करके एक कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ 4 आयुर्वेदिक मेडिसिन से होता है, लेकिन उतनी कॉमन नहीं है. मैं बोलूँगी तो भी वो ईजिली अवेलेबल हो भी सकता है. लोध्र है, वचा है, कुस्तुम्बुरु मतलब ये है ना कोरिएंडर सीड्स, और जो पीपल के स्मॉल बड्स है वो चीज़ें बताई है. युवन पिडगा बोलते हैं, जो युवन मतलब यंग एज में जो पिडगा मतलब एक्ने होती है, ऐसी चीज़ें बताई गई है. लेकिन वो सब हमें एज के वजह से, हम जब मॉडर्न चीज़ें हम रिसर्च में करते हैं वो हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं ताकि वो ईजिली सबको एक सोल्यूशन हो पाए. वाह. मतलब हम ना जब आयुर्वेद के बारे में सोचते हैं, नीम, तुलसी, हल्दी, ऐसी चीजें दिमाग में आती हैं. पर आपने कहा कोरिएंडर के सीड्स, यानी कि धनिया के सीड्स और पीपल के पत्ते. हाँ. आप कभी सोचते भी नहीं कि पीपल के पत्ते वड बोलते हैं, वड श्रृंग. मैं डॉक्टर मार्क प्लॉटकिन के बारे में बात करना चाहूँगा. वो मेरे ख्याल से कुछ 25-30 साल के लिए अमेज़न फॉरेस्ट में रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि 30 सालों में भी उन्होंने प्लांट मेडिसिन पूरी तरह से नहीं सीखी है, क्योंकि प्लांट मेडिसिन इतनी पुरानी है और इतनी बड़ी है. आई एम श्योर कि आयुर्वेद में भी सेम लॉजिक है कि इट्स टू वास्ट कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस, इतने सारे पौधे ही है दुनिया में. इट्स वेरी क्रेजी. और ये एक अनलिमिटेड सब्जेक्ट भी. मुझे ये भी लगता है कि लोग ना सारी ये हर्ब्स को आयुर्वेदिक करके समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जो बताए गए, आयुर्वेद में डेफिनेटली हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन के बारे में डिस्क्राइब की गई है. लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर हमने एक पौधा देखा उसे हम आयुर्वेदिक कहे, क्योंकि इसकी गुण आयुर्वेद में बताए गए हैं.
लेकिन ये अगर हम ऐसे ही रह के ये आयुर्वेदिक है ये हम यूज करेंगे, डोंट डू दैट। जो बड़े कंपनीज करते हैं, लोग होम रेमेडीज के नाम से करते हैं, ये आयुर्वेद है तो हाँ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे ही लगा लेते हैं फेस पे। ऐसी चीज़ें गड़बड़ करती है, ब्रेकआउट्स ज़्यादा बढ़ा सकती है, स्किन को हार्म भी कर सकती है। क्योंकि एक ये जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताया आयुर्वेद का बेस है, मतलब 3-4 आइटम्स होंगे एक मेडिसिन प्रिपरेशन में, तो उसके भी प्रोपोर्शंस होंगे, उसके भी पार्ट्स अलग अलग यूज़ होते हैं। किसी की रूट यूज़ होता है, किसी का बार्क जो त्वचा है, किसी की फल, फुल प्लांट, ऐसे उसमें भी बहुत सारे साइंस बताए गए हैं। तो एक कंज्यूमर के लिए हाँ, जो घर बैठ के पॉडकास्ट सुन रहा है, हाँ, बेसिक लॉजिक यही है कि ओके जो मैंने जाना है, पहले तो वो खाने पे ध्यान दो। हाँ, उन अगर पिंपल्स हो रहे हैं, फूड आइटम्स को हाँ, थोड़ा बहुत जरूर अवॉइड करो, देखो कि आपके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, दूसरी चीज, अगर आपको स्किन को एक्चुअली हेल्प करना और बाकी टेक्निक से कुछ हुआ नहीं है, तो एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, जाना है। ये क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्वालिफिकेशन मीन्स BAMS जो पास हुआ है हो गए तो दे आर क्वालिफाइड फॉर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। इसके अलावा खुद को ट्रीट नहीं करना है आयुर्वेद के साथ। या अगर आपको पता है कि हाँ हल्दी आपकी स्किन के लिए अच्छी है, उसका ये मतलब नहीं कि हल्दी का पेस्ट बना के हर दिन लगाओ। इसके पीछे भी लॉजिक होता है। यू हैव टू गो टू एन आयुर्वेदिक डॉक्टर टू अंडरस्टैंड द करेक्ट मेथड। राइट। फाइनली एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो हमने बड़े कंपनीज के बारे में बात करी, स्किन प्रोडक्ट्स, पहले तो ध्यान से स्किन प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, सी हाउ अ प्रोडक्ट इज अफेक्टिंग योर ओन स्किन। फिर कुछ कुछ कंपनीज कहती हैं कि वो आयुर्वेदिक है, बट एक्चुअली आयुर्वेदिक नहीं है। वो एक मार्केटिंग गिमिक है कि यार हमने ये डाल दिया हमारे प्रोडक्ट में, हम भी आयुर्वेदिक हो गए, पर ये आयुर्वेद नहीं है। नुस्खे ऐसे सारी चीजें होती हैं। ये बदलेगा आने वाले टाइम में, जरूर बदलेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, क्योंकि एक अवेयरनेस जो एक वेव आ रही है वो एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। ज़रूर उनमें बदलाव आ सकता है और लोग समझेंगे कि क्या इफेक्ट, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सॉल्यूशंस है, रियल सॉल्यूशंस है जो एक्चुअली स्किन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्योंकि मेरी ये 5 साल से मेरी कंपनी की जो एक्सपीरियंस और कस्टमर्स के फीडबैक थ्रू मुझे पता चल रहा है कि हमने जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा लोगों को ये ट्रांसफॉर्मेशन फील हो रहा है। क्योंकि अगर कुछ लगाया तो उससे रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट अ फैंसी और फॉलोइंग ट्रेंड्स। अभी जो ट्रेंड्स हो रहे हैं स्किन केयर, हेयर केयर में, हमें ट्रेंड्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चाहिए वो ही बनाना चाहिए। और ये ना हमारे भारत में ही है सिंस एजेस। पर हम वो एक कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, हम इसे वैल्यू नहीं करते और जानते नहीं, नॉलेज नहीं है, पब्लिसिटी नहीं है आयुर्वेद के पास। आई फील कि वो बदल रहा है। ऐसे शोज से, पॉडकास्ट से लोग जान रहे हैं कि अच्छा आयुर्वेद का मतलब ये है, ये नहीं। क्योंकि बचपन से 90s में भी हमें आयुर्वेद के एड्स दिखाई देते थे, आयुर्वेदिक तत्वों से बनाया गया ये क्रीम, बट एक्चुअली दैट्स नॉट आयुर्वेदिक। राइट। ओके, सॉरी थोड़ा पैशनेट हो गया, बट मूविंग ऑन। आई फील कि ये पिंपल्स वाला सब्जेक्ट पहले तो अनलिमिटेड है आज के ज़माने में। आई फील कि इतने सारे फैक्टर्स हैं, पर मेरे खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट मेरे पूरे टीनेज में और 20s में मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स का प्रॉब्लम था। फिर मैंने फूड पर फोकस किया, ये जो सारे नेगेटिव फूड आइटम्स हैं उनके बारे में सोचा, वो अप्लाई किया अपने खुद के ज़िंदगी में। और फिर मैंने फिट ट्यूबर के वीडियोस देख लिए, वो मेरे भाई की तरह। उन्होंने फूड कॉम्बिनेशंस को हाईलाइट किया था, एंड आई बिलीव कि फूड कॉम्बिनेशंस का सब्जेक्ट भी आयुर्वेद से ही निकल के आता है। कि कुछ कुछ फूड कॉम्बिनेशंस ठीक नहीं होता है आपके दोष के लिए, विरुद्ध होते हैं। विरुद्धाहार इज अ कॉन्सेप्ट। मतलब विरुद्ध मतलब जिनके प्रॉपर्टीज ऑपोजिट होते हैं, जो साथ में आके इंडिविजुअली वो चीजें अच्छी होती है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में आएंगी तो इसकी एक नेगेटिविटी और इनकी सिनर्जी से नेगेटिव हैपेंस होती है। जैसे हमने जब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में बात किया तो वहाँ पॉजिटिव कॉम्बिनेशन के बारे में बात की, उसी तरह एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी होती है। ओके, जो मीन्स लॉन्ग टर्म में उसकी इफेक्ट जो है इमीडिएट हो सकती है,
जानलेवा भी हो सकती है, लेकिन ग्रेजुअली वो टॉक्सिसिटी को बढ़ाती है शरीर में। वो बहुत सारे चीज़ों में लीड करते हैं। हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि किस चीज़ से हुई है, मतलब वो डिसीज होके ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ओके, विरुद्धाहार हम खाएंगे तो। मतलब आप कह रहे हो कि कुछ फूड कॉम्बिनेशंस बुरे होते हैं आपके बॉडी के लिए, पर हाँ। कुछ लोग हर दिन करते हैं वो फूड कॉम्बिनेशंस, हाँ। और लॉन्ग टर्म में उसके इफेक्ट्स कॉम्पाउंड हो जाते हैं। हाँ। ओके, मैं कुछ फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में हाँ। पूछूं? इसमें रणवीर, ये फूड कॉम्बिनेशंस ना, ये डिफरेंट टाइप्स बताए गए हैं शास्त्र में। जबकि ये क्वांटिटी में डिफरेंस हो, मात्रा विरुद्ध होता है। मतलब अगर हनी, जो शहद है, वो घी के साथ हम मिक्स करेंगे, वो भी इक्वल क्वांटिटी, अगर इक्वल क्वांटिटी हनी ली, इक्वल क्वांटिटी घी ली, तो ये डेंजरस है। सम मात्रा इज डेंजरस फॉर हनी एंड घी। अगर इसकी कॉम्बिनेशन में आगे पीछे ऊपर नीचे हुई, अगर हनी ज़्यादा है और थोड़ी सी घी है, तो ये सेफ हो गई। उसे कहते हैं मात्रा विरुद्ध। सो देयर इज अ क्वांटिटी में भी विरुद्ध बोलते हैं। जैसे आपने हनी और घी के बारे में बात किया, हाँ, और कौन से फूड कॉम्बिनेशंस हैं ऐसे जैसे कि आपने पहले कहा, दूध और जो नमक है वो भी हार्मफुल है। अगर हम दही को बिना शक्कर के या लवण सॉल्ट के लेते हैं, वो भी डेली बेसिस में हानिकारक हो सकती है। वाओ। हाँ, सो एडजुवेंट्स के बारे में बोल रहे हैं। ये जो फ्रूट एंड सावर फ्रूट, यहाँ पे कॉमनली जो मार्केट में और जूस, एवरी जूस शॉप में जो हम ये गलती हो रही है, जब ये सावर फ्रूट्स को दूध से मिलाना, वो एक, अगर ऑरेंज में मिल्क, दैट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। सर्टेन फ्रूट्स में अगर मिल्क मिलाएंगे तो वो हानिकारक हो सकती है लॉन्ग टर्म में। ओके, हाँ। तो मैम यहाँ हमने कुछ फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में रिसर्च किया है। हाँ। ये कॉमनली फाउंड इन इंडिया फूड कॉम्बिनेशन है। हाँ। जो हमें बचपन से एक्चुअली हमारे दादा दादी नाना नानी कहते हैं कि यार ऐसे मत खाओ। हाँ। मैं भी रिजेक्ट करता था ऐसे क्लेम्स। पॉडकास्टिंग के बाद 800 एपिसोड खत्म हो चुके हैं, तो मुझे ये पता चला है कि ट्रू नॉलेज इज नोइंग दैट यू नो नथिंग। तो ये है सम डेंजरस फूड कॉम्बिनेशंस। मिल्क विथ बनाना और चेरी और मेलन और सावर फ्रूट और ब्रेड कंटेनिंग यीस्ट और फिश और खिचड़ी और मीट और दही, योगर्ट। वाटरमेलन वो सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो एज सच में जूस बनती है, लेकिन कभी दूध के साथ नहीं पीना है। पोमग्रेनेट, अनार, ये सब, पाइनएप्पल, कभी भी दूध उसमें आनी नहीं चाहिए, वो बताया गया है विरुद्ध में। ओके, ब्रेड कंटेनिंग यीस्ट, यीस्ट भी शायद वही फर्मेंटेड में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। okay. मच्छी और दूध साथ में नहीं खानी चाहिए, और दूध और मीट, गोश्त। हाँ। फिर लिखा गया नाइट शेड्स, यानी कि गोर्ड, राइट, नाइट शेड्स और ब्रिंजॉल, बैंगन, हाँ। इन्हें नहीं कंबाइन करना चाहिए मेलन के साथ, खीरा या ककड़ी के साथ, और डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क डेरिवेटिव्स के साथ। बैंगन को वो क्या है कि वहाँ पे एक कुक्ड फूड जो होता है और रो फूड होता है, तो जो कॉम्बिनेशन आजकल हम बहुत यूज़ हो रहा है यहाँ पे, जब हम कुक्ड फूड के साथ रॉ फूड को मिक्स करके देते हैं, वो अग्नि को मंद कर सकता है, डाइजेस्टिव पावर को वीकन कर सकता है। और वैसे क्योंकि एक डाइजेस्ट करने में इजी है, दूसरा जो साथ में आया उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, तो वो अजीर्ण बना सकता है वो, एंड दैट कैन कॉज डिसीज। रॉ फूड के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। हाँ। मेरे ख्याल से देखो, हमें ना साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से ये कहा जाता है कि रॉ फूड्स आर गुड फॉर योर बॉडी, एंड जनरली आई थिंक सात्विक कुकिंग की दुनिया में भी रॉ फूड्स पर बहुत फोकस किया जाता है। कहते हैं कि इट्स वेरी गुड, इट रिटेन्स द न्यूट्रिएंट्स। बट रॉ फूड्स के बारे में एक और सच है कि दे आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, आई बिलीव। हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आयुर्वेद में जो भी बताया गया है वो फल के बारे में सब बताया गया है कि, लेकिन जो जो वेजिटेबल्स है उसे कच्चा खाना उतना बताया गया नहीं है। अच्छा। हाँ,
लेकिन तब के टाइम में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल रहे होंगे उसकी बात अलग है। और अभी जो हमें बहुत सारे इंटरनेशनल उसी तरह बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हमने बाहर की दुनिया से हम इंडिया में लाए हैं और बहुत प्रिवेलेंट हो गए। मे बी उसी वजह से इसका मेंशनिंग ना हो और हम वो खा भी सकते हैं। तो अपडेट हम करना है हमें। मतलब आप ये कह रहे हो कि आयुर्वेद में जो ट्रेडिशनली भारतीय फ्रूट्स रहे हैं, जैसे पाइनएप्पल भारतीय नहीं है, अनानास बाहर से आया है, आई थिंक साउथ अमेरिका से आया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पर पाइनएप्पल बहुत कॉमन है यहाँ। उसी तरह आई कांट इवन इमेजिन हाउ मेनी कितने साल पहले क्या क्या आया है हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन वो शायद हम नॉर्मली ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसकी गुण हम जानते हैं। एंड और इसकी भूमि का भी बहुत सारा रेफरेंस आयुर्वेद में बताया है, किस जगह पे क्या हो रही है, मतलब किस जगह पे कल्टीवेट हो रही है, उस जगह की हाइजीन, उस जगह की पोटेंसी, उस जगह की क्लाइमेट, ज्योग्राफी को के डिपेंड करके इस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में गुण डिफरेंट होता है। तो इससे हमें न्यूट्रलाइज करने में पकाना इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके हाँ, तो वो पानी जो भी है, जो न्यूट्रिएंट्स एंड जो वाटर कंटेंट है, उसे सब अगर हम पका देंगे तो उनमें से बहुत सारे दोष गुण जा सकता है पकाने से। ओके तो स्पेशली वेजिटेबल्स को थोड़ा पका के खाना चाहिए, हाँ, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। हाँ, पाक भी अधिक पाक भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कच्चा भी नहीं रेकमेंड करते। आयुर्वेद में यूजुअली मध्यम मॉडरेशन का बहुत ध्यान की गई है। सभी चीज़ों को हमें मॉडरेशन में लेनी है। इवन हम षड्रस जो बोलते हैं, स्वाद अम्ल लवण तिक्त कषाय, और ये जो सभी रसों की चीज़ें हमें खानी चाहिए। रस मीन्स टेस्ट, दैट मेक्स ए होलसम डाइट, जो हमारी सेहत के लिए, मन के लिए। थोड़ा बहुत शुगर इज़ रेकमेंडेड। ये बात है कि प्रमेह जो रोग है, इवन डायबिटीज़ में हमें शुगर के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं की गई है आयुर्वेद में। पता है, ये स्टेटमेंट सुनकर ना बहुत सारे लोग शुगर को ठूसने लगेंगे। दैट्स द डेंजर विथ, आई एम श्योर कि जो आप कह रहे हो, आप फिर से मॉडरेशन लिमिट में कह रहे हो कि शायद 1 टीस्पून चलेगा, बट पीपल डोंट अब्सॉर्ब इट लाइक राइट। क्योंकि आयुर्वेद का बेसिक तत्व ये है कि हमें बॉडी को इक्विप करना है। वी आर नॉट सप्लीमेंटिंग एनीथिंग टू द बॉडी। हमें अपने आप बॉडी को वो चीज़ बनाने की क्षमता बढ़ानी है। दैट इज़ द मेन थिंग। तो हमें सभी चीज़ों को मॉडरेशन में लेनी चाहिए जो मन के लिए इवन अच्छा हो, सेहत के लिए अच्छा हो। ऐसे ओके। कुछ और कॉम्बिनेशन है मैम? हाँ, दही, योगर्ट कंबाइंड विद फ्रूट, हाँ, ये भी बुरा, ये भी इश्यू है उसमें। ओके, हाँ, विरुद्ध है शायद टू सम डिग्री। योगर्ट इज ऑल्सो थोड़ा कुक्ड ना, मतलब जब आप वो फर्मेंट करते हो, फर्मेंटेशन से भी थोड़ी कुकिंग हो जाती है। ये कुकिंग की बात भी नहीं है रणवीर। ये जो हम जो बोलते हैं, इवन रॉ हनी तो रॉ है ना, हनी एंड घी जस्ट लाइक दैट। So that's not necessary that we are totally restricting ourselves on park or Got cooking. it. Understood. Quality of the drug. Understood. वो drug means food item. Yeah. Okay. दही और चीज, दही और अंडे, दही और फिश, दही और गरम ड्रिंक्स, ये भी लिखा गया। हाँ, बिकॉज वो वीर्य विरुद्ध होता है। वीर्य मैंने कहा था पोटेंसी। अगर पोटेंसी का इजी मेथड क्या है कि अगर हमारे टच में जो चीज़ है, अगर हमारी स्किन पे वो टच में कैसा फील करता है, अगर ठंडा है तो शीतवीर्य हो सकता है। इवन लहसुन मैंने कहा था, लहसुन को अगर बॉडी में काट करके उसके रस रखेंगे तो उसको एक बर्निंग सेंसेशन आती है, तो वो हॉट पोटेंसी की है, उष्णवीर्य है। बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है आयुर्वेद। हाँ, पढ़ाई कितने सालों की होती है? जस्ट लाइक MBBS 5.5 years, और MD जो है मैंने की थी अगेन 3 years पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके। नींबू टमाटर के साथ? टमाटर के रेफरेंस ज़्यादा नहीं है क्योंकि टमाटर था ही नहीं तब भारत में।
लोग ये सारी चीज़ों सुन के ना चौंक जाते हैं। बट वी कैन अप्लाई रणवीर, क्योंकि जब जब नए नई चीज़ें आते हैं उनके तत्व, मैंने जो कहा था, जो तत्व है, ये अगर दूध के साथ ये नहीं करना तो हमें एक आइडिया मिलता है, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स नहीं जी। खानी है, दूध और लेमन को नहीं मिलाना है, सिट्रस फ्रूट्स है ना, तो जो भी सिट्रस कैटेगरी में नया फ्रूट्स इंट्रोड्यूस हो रहा है तो भी हमें वो प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए. दैट्स द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स. गॉट इट. ओके, बस ये आइडिया समझने के लिए मैं ये सब पूछ रहा था. हाँ. आई थिंक ये एक और बहुत की टॉपिक है आजकल. हम्म. अगेन मेरे एज के बहुत सारे लड़कियों के साथ ये ज़्यादा हो रहा है, पर लड़कों के साथ भी हो रहा है. गट हेल्थ, हाँ. यानी कि पेट और डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ सारों की ख़राब हो रही है. बहुत सारे लोगों ने डेयरी को छोड़ा है इसी वजह से, क्योंकि डेयरी मुश्किल होती है टू डाइजेस्ट, तो पीपल लीव इट. सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोग ग्लूटेन वाली चीज़ों को छोड़ रहे हैं शहरों में. व्हीट. साइंस ये कहता है कि एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है सीलियाक डिजीज़, जो सिर्फ 1% लोगों को अफेक्ट करती है. तो कहते हैं कि अगर आपको सीलियाक डिजीज़ है तो डेफिनेटली ग्लूटेन को अवॉइड करना चाहिए. पर मैंने मेरे खुद के आसपास देखा कि बहुत सारे लोग ग्लूटेन को अवॉइड कर रहे हैं. कहते हैं कि अगर हमने थोड़ा भी खा लिया ना, पिंपल हो जाते हैं, ब्लोटिंग हो जाती है, पेन हो जाता है. एंड एक्चुअली यहाँ ओवरआर्चिंग कॉन्वर्सेशन गट हेल्थ की है. हाँ. आप क्या कहना चाहोगे गट हेल्थ के बारे में? गट हेल्थ मेनली अग्नि से रिलेटेड है. हमारी डाइजेस्टिव फायर के हमें जो पित्त है, पित्त अथवा अग्नि, ये जो फायर है आमाशय में, वो पाचक अग्नि के नाम से जाना जाता है. 5 तरह के पित्त बताए हैं रीजन वाइज. सो पाचक पित्त में जो इश्यूज, अगर हमारी मंद है, अग्नि वीक है, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है. अगर हमने ठीक से एक चर्या नहीं रखी तो हमारी हम अगर सीज़न के वजह की, सीज़न की तरह ऋतु की हिसाब से खाना नहीं खा रहे तो हमारी डाइजेस्टिव फायर में मंदता आ सकती है, और उस वजह से हमें ज़्यादातर ये सब चीज़ें डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं रहती. तो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाना, और दैट इज़ द गट हेल्थ. अच्छा क्या जो भी डाइजेशन हो अच्छे से होना, और गुड बैक्टीरियल माइक्रोब्स रहना, वो सब बहुत ज़रूरी है डाइजेशन और एसिमिलेशन में. जो मात्र हमें डाइजेशन से मिलती है उसे एब्सॉर्ब करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आजकल के सप्लीमेंट्स जो आते हैं, ये जो डाइजेस्ट करके, ये जो एब्सॉर्ब करने की वो क्षमता है, वो भी डाइजेस्टिव फायर पे डिपेंड करती है. आप प्रोटीन शेक्स के बारे में कह रहे हो? हाँ, प्रोटीन शेक, सप्लीमेंट्स जो भी है, दैट डजंट वो हमें फ़ायदा ही दे रहा है, इसका कोई गारंटी नहीं है. और ये जो अग्नि है ना, पाचक अग्नि जो है डाइजेशन है, लेकिन ये जो धातु करके सप्त धातु है आयुर्वेद में, 7 काइंड्स ऑफ टिश्यूज, उसके भी पाक होती है एक से दूसरा. रस, रक्त, मांस, मेद, मतलब जो एनर्जी फ्लूइड है, रस, जो आहार से जो रस मिलती है वो है रस. और रक्त, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. देन मांस, मसल्स, वो एक फॉर्मेशन है ना बॉडी की, वो भी अग्नि की ताकत से ही कायम में रखती है. मतलब धातु अग्नि भी पक्की होनी चाहिए. ये सब स्टेजेस में अगर अग्नि मंद हो जाए तो डिसीज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज होते हैं. सो गट हेल्थ से ही सब कुछ शुरू होती है. जैसे मतलब गट डॉक्टर आए थे हाँ. शो पर, तो आई रिमेम्बर हमने दही की बात करी थी, और क्या कहते हैं उसे, प्रोबायोटिक्स, जिससे आपके गट बैक्टीरिया को फायदे मिलते हैं. हाँ. तो उन्होंने कहा था बेसिक लॉजिक ये है कि हेल्दी खाना खाओ, हाँ. ऑर्गेनिक खाना खाओ, अलग अलग टाइप के खाने पर फोकस करना चाहिए. हाँ. उससे गट हेल्थ ज़्यादा बढ़ती है. हाँ. सेम एज व्हाट यू सेड अर्लियर, कि हर टाइप का खाना थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए. पर उसके अलावा, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई नो कि दही एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबायोटिक होता है. राइट. और गट के लिए बहुत अच्छा होता अच्छा है. पर फिर से बहुत सारे लोग दही नहीं खाते आजकल डेयरी की वजह से, क्योंकि कुछ लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं जस्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेयरी. एटलीस्ट मैं शहरों के बारे में बात कर रहा हूँ. उसके अलावा कुछ अच्छे प्रोबायोटिक्स है आयुर्वेद में? बटर मिल्क हाँ खा सकते हैं. मतलब आयुर्वेद में ये बताया गया है कि दही को पानी से मिला के चर्न करना है, मंथन करेंगे तो वो बटर को निकाल के जो बाकी है वो बहुत सारे, उसके साथ थोड़ा सैंधव, लवण और ब्लैक सॉल्ट कुछ भी डाल के
हम एडजुवेंट लेना ज़रूरी है, करी लीव्स, ये सब चीज़ें डाल के पीस करके खाएंगे तो इट्स अ वेरी गुड डाइजेस्टिव, प्रोबायोटिक भी है और ये जो टॉक्सिसिटी उसको भी निकाल देता है। मट्ठा जिसे यूपी में कहते हैं, और छाछ, राइट। इन केरला संभारम कैसे बनाते हैं? वो ये सही जो प्रोसेस है उसमें शैलेट्स है ना, छोटी ओनियन, वो भी, और ग्रीन चिली, तो वो डाइजेस्टिव फायर को कायम बढ़ा देता है। दैट ऑल्सो एनहांसेस द बायो अवेलेबिलिटी, मतलब हमारी जो चीज़ें एब्सॉर्ब करना के लिए थोड़ी सी एडजुवेंस की ज़रूरत है, जैसे कि हम पेपर डालते हैं खाने में, इलायची, ये सब चीज़ें जो डालते हैं, पिपली, ये सब चीज़ें जो फूड है उसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, मतलब वो एब्सॉर्ब करने की चांसेस बढ़ाता है। इसलिए कुछ कहते हैं ना कि पेपर को हल्दी के साथ मिलाना चाहिए, हाँ, कुरकुमिन की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा। हाँ, राइट, दैट इज द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। इसके ऊपर स्टडीज कैरी आउट हो रहे हैं? हाँ, वो मॉडर्न साइंसेस में भी हो रहा है वो। ओके। हाँ, वो प्रूवन है, क्योंकि ये जो चीज़ें, जो भी चीज़ों की एब्सॉर्प्शन को इम्प्रूव करती है, एसिमिलेशन को बढ़ा देती है। मैं बहुत खुश हूँ आज कि आप हमारे शो पर आ गए, क्योंकि आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए हमारे देश में। पहले तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का वेव चल रहा है पूरे देश में, तो आई लव सेलिब्रेटिंग सेल्फ मेड पीपल। जो हमारे फिल्म स्टार्स भी आते हैं आजकल, बहुत सेल्फ मेड लोग आने लगे हैं TRS पर, और मुझे खुद मज़ा आता है कि हमारा प्लेटफॉर्म शेयर हो रहा है सेल्फ मेड लोगों के साथ। और दूसरा एंगल ये है कि आपने एक्चुअली आयुर्वेद की पढ़ाई करी है, आप एक स्पोक्स पर्सन हो आयुर्वेद के लिए। तो हम बहुत सारे स्किन, हेयर, एजिंग प्रॉब्लम्स के बारे में आज बात करेंगे। हाँ। पर पहले मैम मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक्चुअली आयुर्वेद की पढ़ाई कैसे होती है? BAMS हमारी कोर्स है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी जी। वो एक सिस्टमैटिक कोर्स है, जैसे कि MBBS है। MBBS में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सारी चीज़ें, फॉरेंसिक साइंस, सभी चीज़ें वैसे के वैसे आयुर्वेद में मॉडर्न साइंस पढ़ाई जाते हैं पहले मतलब साइड टू साइड। अलॉन्ग विद दैट आयुर्वेद में क्या कहा गया है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, ये जो 3 टेक्स्ट हैं वो बेसिक होता है। उनमें से ही हमें सिद्धांत, आयुर्वेद के सिद्धांत पता चलते हैं। आयुर्वेद में ज़्यादातर वेलनेस को इम्पोर्टेंस दी है और व्याधि शमन के लिए भी। स्वस्थस्य ऊर्जस्करम आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब स्वस्थ लोगों को, जो स्वस्थ है उनका ऊर्ज बढ़ाना, एनर्जी बढ़ाने के लिए, और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और आयु को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद बताया गया है। और आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब जो डिसीज्ड है, बीमारी है, उनका शमन करने के लिए। तो उसमें वेटेज ज़्यादा कौन से में है? प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में ज़्यादा, क्योंकि हम अगर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में चीज़ें करेंगे तो ऑलवेज एवरीवन नोज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ओके, ब्यूटीफुल। अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि आई फील कि भारतीय इंटरनेट को इसकी ज़रूरत थी कि आप जेन्युइनली रियलिटी के बारे में समझा रहे हो। इंटरनेट पर ना एक्सट्रीम नैरेटिव्स होते हैं, यहाँ तो एकदम पॉजिटिव कि एलोपैथी खराब है और आयुर्वेद ही सब कुछ है, या एकदम नेगेटिव कि एलोपैथी सब कुछ है और आयुर्वेद खराब है। आई थिंक कि ट्रूथ ऑलवेज लाइज इन द मिडल, मतलब मॉडर्न और एंशिएंट साइंसेस को जोड़ के बेस्ट रिजल्ट पाना चाहिए। जरूर। आपसे एज एन एंटरप्रेन्योर सवाल भी पूछना चाहूँगा। पहले कांग्रेट्स की इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिली है आपके स्टार्टअप को, पर दूसरा सवाल ये है कि आपने आयुर्वेद की पढ़ाई करी, कंप्लीट करी। हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहाँ पहली बार वो आइडिया आ जाता है दिमाग में कि यार ये ऐसा बिजनेस खोलना चाहिए। तो जिस तरह की ग्रोथ आपके कंपनी वनोरा ऑर्गेनिक्स को मिली है, पहले तो इट्स वेरी कमेंडेबल कि एक एंशिएंट साइंस को लेकर आपने एक कंपनी बना दी। पर गैप इन द मार्केट आपने क्या देखी थी? क्योंकि आई थिंक यही लोग आजकल जान रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड है फूड फार्मर, जो कॉल आउट करते हैं बड़े बड़े कंपनीज को कि यार आप लोग झूठ बोल रहे हो ये वो, पर वो खाने की कंपनीज होती है। आई बिलीव कि स्किन केयर और हेयर केयर में भी
कंज्यूमर्स को झूठ बोले जाते हैं। यही था आपका गैप इन द मार्केट? खाली वो नहीं था, क्योंकि एमडी के बाद मैंने जब प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मुझे बहुत सारे पेशेंट्स आते थे जो स्किन और हेयर केयर के बारे में जानना चाहते थे, उनको प्रोडक्ट्स रेकमेंड करना पड़ रहा था मुझे। तो मैंने ये मैंने जब देखा कि मार्केट में उसमें आयुर्वेद के एलिमेंट्स है, कन्वेंशनल आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जो चीज़ें बेस में यूज़ हो रही है, जो क्रीम के बेस जो है, शैम्पू की बेस है, वो सब सिंथेटिक ही है, केमिकल लोडेड है, वो गुण से ज़्यादा दोष हो सकती है। और वो बहुत सारी चीज़ों ने प्रूव भी किया है। यूके में सब ये जो बहुत सारे केमिकल्स है जो हमें यहाँ पे प्रिवेलेंटली यूज़ हो रहा है, यूएस में भी, इंडिया में भी यूज़ हो रहा है, वो हानिकारक है। हमें इंटरनल ऑर्गन्स तक उनकी पहुँच आ सकती है और डैमेज, किडनी डैमेज सब बहुत लोगों को हो भी रही है। तो उस चीज़ को मायने में रखते हुए मुझे लगा कि हमें बेस पे काम करना चाहिए। तो मैंने एडवांस्ड ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी करके, जो हमने यूके बहुत सारे विदेशों में उनकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स हो रही है, उनके सहायता से बेस जो सिंथेटिक और केमिकल लोडेड है उनको रिप्लेस करके ये चीज़ बनाई। तो ये थी मेरी पहली रिसर्च। ये जो चीज़ बनाने के लिए एक्चुअली मोर देन 3 years की मेहनत बस पहली प्रोडक्ट लॉन्च करने में। अब बेसिकली ये कह रहा हूँ कि जो शैम्पू और क्रीम होती है जो बड़ी कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, वो बड़े फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होते हैं भर भर के। तो वहाँ कॉस्ट सेविंग के लिए बेस ऑफ द लिक्विड, यानी कि कोई भी लिक्विड आप हाथ में ले लो तो उसके लिए एक बेस यूज होता है। आई बिलीव कि कोई भी ये क्रीम या शैम्पू में एक एक्टिव सब्सटेंस होती है और एक बेस होता है, करेक्ट? तो आप कह रहे हो कि वो जो बेस है, मेन बॉडी ऑफ द लिक्विड, वो शायद हानिकारक है हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में। कि अगर आप हर दिन चेहरे पे वो लगा रहे हो, हर दिन बालों पे वो लगा रहे हो, तो प्रॉब्लम्स हो सकती है इंटरनल ऑर्गन्स में भी। जरूर। तो आप ये कह रहे हो कि जो आपने आयुर्वेद में पढ़ा, वहां से आपको कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल गए थे। आपकी खुद की पढ़ाई की वजह से। और उन्हें ही ये मॉडर्न प्रोडक्ट्स में अप्लाई किया। पर 3 साल क्यों लगे ये बेस डेवलप करने में, राइट फॉर्मुलेशन करने में? मतलब अभी आपने कहा कि साइंस को अप टू डेट बनना है जी। मैं यूज़ करना चाहूँगी वो प्रोडक्ट, आप भी यूज़ करना चाहेंगे, कोई भी, द मोस्ट मॉडर्न पर्सन शुड यूज़ इट। इसीलिए वो हमारी रूटीन में, दिनचर्या में ईजिली ग्लाइड हो जाए, उसके लिए प्रोडक्ट को ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो एप्लीकेशन। तो उसके लिए जो जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस बताए गए हैं कि बहुत सारी चीज़ें, उनमें से हमें क्या क्या चीज़ें किन पे अफेक्ट होगी वो पता है। लेकिन ये जो फॉर्मुलेशन उसी तरफ हम देंगे तो डेली यूज़ में हम अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा इतनी बिजी लाइफ में। तो वो एक चीज़ थी, उसको मॉडर्न बनाना। तो उसके लिए बेस कौन सा यूज़ करें, वहाँ पे बहुत सारा टाइम लगा रिसर्च में, करेक्ट फॉर्मुलेशन बनाने में। और इको फ्रेंडली होनी चाहिए, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक होनी चाहिए, सॉरी इंग्रेडिएंट्स जितना पॉसिबल है इंग्रेडिएंट्स सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। तो वो सारी चीज़ें मन में रखने के लिए सस्टेनेबल होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को मायने में रखते हुए। और इकोलॉजिकल फ्रेंडली का ये मतलब है कि वो जो हम वॉश ऑफ करते हैं वो जब मिट्टी में मिल जाए तो उसका कोई आपत्ति सॉइल को ना हो। दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके बारे में बातें बहुत कम होती है भारत में। पर जो वाटर पोल्यूशन के बारे में हम सुनते, बेसिकली जब आप नहाते हो, आप नॉर्मल बड़े कंपनीज का साबुन शैम्पू यूज़ करते हो, वो जब आपके बॉडी से धुल जाता है और ड्रेन में जाके समुंदर में जब चला जाएगा तो वहाँ एनवायरनमेंट को भी हार्म कर सकता है। ये एक सच है। इस समुद्र तक जाने की जरूरत नहीं, वो हमारी भूमि के वाटर टेबल में पहुंच जाता है, जो हमारी इमीडिएट यूज में आ जाती है। तो वो बहुत सॉल्टी होती है, हेवी मेटल पॉइजनिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकती है। एंड ऑल्सो ऑल टुगेदर इकोलॉजी के लिए बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। हमने एक टॉपिक को खुला छोड़ा था, उस टॉपिक का नाम है घी। क्या क्या कहा गया है घी के बारे में आयुर्वेद में?
अगेन एक और कैवियाट ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने डेयरी को छोड़ा है बट घी को नहीं छोड़ा है। अच्छी बात है। हमें ना जब कॉलेज हुआ था कॉन्वोकेशन में, हमारी एक प्रोफेसर थी डॉक्टर सरसा, वो स्वस्थ वृत्त के प्रोफेसर है, मतलब प्रिवेंटिव मेडिसिन है उनका सब्जेक्ट। सो उन्होंने एक सलाह दी थी, तुम लोग लाइफ में जो भी बनो या ना बनो, अच्छे डॉक्टर्स बनो या ना बनो, लेकिन तुम लोग एक चीज़ ज़रूर करना, 1 स्पून घी को रोज़ खाना, अपने हेल्थ की ख्याल रखना। ये चीज़ अभी देखो, उस वक्त जब 15 साल पहले ये घी के बारे में बहुत नेगेटिविटी थी, लोग बोलते थे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फैट हो मीन्स इट्स नॉट गुड फॉर माय स्किन, पिंपल्स आ जाएंगे घी का वाला घी खाएंगे तो। अभी देखो कितना विद इन 15 ईयर्स होल सिनेरियो हैज़ चेंज। अभी सब लोग को अवेयरनेस बढ़ गया कि घी अच्छा है, घी हेल्थ के लिए, गट के लिए, अपने बॉन्ड्स के लिए। जब ये एज ग्रुप जो बढ़ रहा है तो हमारी ओस्टियोपोरोसिस इतनी बढ़ गई है, ये सब चीज़ें घी से कम होती है। और हेल्थ मेंटेन करना और स्किन को ग्लोइंग बनना, वो एक अंचस हेल्थी सप्पलनेस जो है स्किन में, वो भी घी देती है। सो ये जो चीज़ है ना, नित्य उपयोग के लिए एक गण बताए गए हैं चरक संहिता में, जो हम रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें घी है। सारी एक गण बताए गए हैं जो हम किसी रोज़ हम यूज़ कर सकते हैं। गण मतलब? हाँ, गण मतलब ग्रुप ऑफ मेडिसिन, ग्रुप ऑफ आइटम्स, एक ग्रुप है। ओके, गॉट इट। गणम बोलते हैं संस्कृत में। उसमें घी इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड, कि आप हर दिन थोड़ा सा घी खा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड फैट एक्चुअली। अभी जो साइंस में मॉडर्न रिसर्चेस हुए हैं और प्रूवन भी है। जो आपने कहा कि 1 स्पून घी आप खा सकते हो, हाँ, वो कैसे भी खा सकते हो? ओ, हाँ, मतलब एक आइडियल टाइम सुबह एम्प्टी स्टमक में 1 स्पून घी के साथ, वो नीचे जाने के लिए, बस इसीलिए जाने के लिए हम उसके अनुपान हॉट वाटर ले सकते हैं, थोड़ा, नॉट फुल ग्लास ऑफ वाटर, हाफ ग्लास ऑफ वाटर। उसके अलावा चावल पे डाल सकते हैं? हाँ, ज़रूर डाल सकते हैं। Okay. पेयादि क्रम करके एक है, मानसून के वर्ष ऋतुचर्या में जो कंजी बताए गए हैं, उसमें हम लघु एंड लाइट एंड स्निग्ध फूड बोलते हैं, मतलब ये जो घी है उसके ऊपर डाल के लेना चाहिए। दैट विल इंक्रीज एंड एनहांस द डाइजेस्टिव फायर। आज की ये सीज़न जो रेनी सीज़न है, वहाँ पे अपनी डाइजेस्टिव फायर बिल्कुल धीमी हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए ज़्यादा हेवी फूड नहीं खानी चाहिए। लाइट चीज़ें विथ सम अंचुसनेस मतलब ये थोड़ी ग्रीसी चीज़ें, लाइट वेट लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। यहाँ भी ना मैं थोड़ा सा वो मॉडर्न डे साइंस को लाऊंगा, डाइट्स को लाऊंगा। हाँ, मैं डेफिनेटली समझ रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हो। हाँ, पर मैं ये भी समझता हूँ कि दुनिया भर में बहुत सारे लोग ये सुन के ना घी भी ठूसेंगे मतलब हर मील के साथ 4-5 चम्मच, वो भी नहीं करना चाहिए। 1 चम्मच, 1 टीस्पून, टेबल स्पून नहीं, 1 चम्मच अगर आपको खाना है। दैट इज द प्रॉपर टेक्निक ऑफ स्नेहपान, जो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के लिए बताया गया है। लेकिन हमें खाना तब खाना है जब ये घी कंप्लीटली डाइजेस्ट हो और हमें वो ढकान आए। दैट इज अ साइन ऑफ उसमें घी का टेस्ट ना हो। ओके। सो वो घी स्नेहपान करके एक टेक्निक है, जहाँ पे सिर्फ घी देते हैं 7 दिन के लिए। पहले घी फर्स्ट 1 स्पून देते हैं, फिर उनका जब वो डाइजेस्ट हो जाए, मतलब ढकार में, बर्फ में घी की टेस्ट ना हो, तभी आपको लाइट कंजी ले सकते हैं आप। उसके बाद ऐसे ही लाइट एंड फूड से गुजारना है, और उसके बाद अगेन घी की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं ताकि वो एकस्टम हो शरीर में। वो भी ऐसे ही 1 स्पून दिया, नेक्स्ट डे 2 स्पून दिया, ऐसे बढ़ा के स्नेहपान करके एक प्रोसेस है, वो बहुत रिजुविनेटिंग है। वो सब पंचकर्म के पहले करनी चाहिए वो जो चीज़ें हैं। मतलब क्या होता है आपकी बॉडी में उससे ऐसे ही उसके हमें जो दोष है, जो दूषित हुई है, वो कोष्ठ मीन्स गट एरिया में उसको लाने के लिए इसके एक प्रिपरेशन है बॉडी को।
बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है कि वो सारी यहाँ से शाखा से, दैट मीन्स शाखा का मतलब फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल मीन्स मैक्रो लेवल में भी है, माइक्रो लेवल में भी है, धातु से सब टॉक्सिन्स को लाके कोष्ठ में लाने के लिए एक प्री प्रोसीजर है बॉडी को तैयार करने के लिए। वाह, ओके, बेसिकली आपके दोष को बैलेंस कर देता है। हाँ, दैट इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद स्वेदन होता है, ताकि वो, स्वेदन मीन्स स्टीम, ओके, स्टीम का प्रयोग करने से फुल बॉडी। यहाँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। हाँ, ओके, पूरी एक ट्रीटमेंट होती है। हाँ, पूरी ट्रीटमेंट है। उसका पहले जो पंचकर्म बोलते हैं, सभी पंचकर्म के पहले जो स्टेप ये करनी चाहिए, ताकि दोषा सभी कोष्ठ में आ जाए, कोष्ठ में गट एरिया में आ जाए और उसको फ्लश ऑफ कर दे। ओके, घी इज़ ऑल्सो ए फूड फॉर इंटेलेक्ट, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को खाली एक चीज़ जो क्रॉस करती है वो घी है। और वो मेडिकेटेड जो घी बनते हैं आयुर्वेद में, संस्कृत घी, वो बहुत सारे चेंजेस दिमागी तौर पर ला सकता है। साइकेट्री में भी घी का प्रयोग बहुत सारे हैं, न्यूरोलॉजी में है, और इंटेलेक्चुअल एनहांसमेंट के लिए, जो मेमोरी इंक्रीज करने के लिए, कॉग्निटिविटी बढ़ाने के लिए घी का प्रयोग करते हैं। वाह, ओके, बट प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से हाँ, 1 स्पून हर मील के साथ, यस, टीस्पून, वो भी राइट, छोटा और सा। या दैट वी कैन डू। एंड इन बिटवीन ब्रह्मी घृत है, ऐसे सारी चीज़ें जो है वी कैन बूस्ट आवर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। बच्चों के लिए सब। क्या है ब्रह्मी घृत? ब्रह्मी मतलब ब्रह्मी नाम की हर्ब है, उससे जो प्रोसेस की हुई घी होती है वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, श्रद्धा, ग्रास्पिंग पावर, वाह, वो सब चीज़ें बढ़ा सकती है। ओके, वो मेध्य में आता है। मेध्य मीन्स समथिंग दैट कैन ऑल्टर द इंटेलेक्ट। रियली? हाँ, मेथ्य? मेथ्य मीन्स, मेथा मतलब इंटेलेक्ट को बढ़ाने वाली चीज को मेथ्य बोलते हैं। जैसे कहते हैं कि बादाम खाने चाहिए। हाँ, वो आयुर्वेद में लिखा है बादाम के बारे में? बादाम के बारे में कहीं पे रेफरेंस है। ओके, हाँ, बट ये जो बहुत सारी चीज़ें, अगर इवन एक्टिविटीज़ को भी बताया गया है मेथ्य में। मेथ्य रसायन बोलते हैं, और जैसे कि तद्विद्य संभाषण मतलब डिस्कशंस, Podcast. टुडेज या वी कैन से पॉडकास्ट, जो हम नॉलेजेबल लोगों से बातचीत करना, उसे तद्विद्य संभाषण करते हैं। और परतंत्र अवलोकन मतलब दूसरे साइंस के बारे में पढ़ना। सो वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग द नॉलेज बेस्ड टू वन एरिया। इफ हम आयुर्वेदिक पीपल वो आयुर्वेद ही पढ़े, ये कहीं नहीं बताया गया। वी नीड टू स्टडी ऑल द साइंसेस। लर्निंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग इज ट्रिगरिंग इंटेलेक्ट, जो आगे जाके कॉग्निटिव एरर्स, जो एज के बाद मेमोरी लॉस होती है, इन शार्पनेस, एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी, वो जो सेंसरी परसेप्शन की लॉस होती है, वो सब डिले कर देती है ये सब चीज़ें। यही है कि साइंटिफिक बनो, हाँ, साइंटिस्टिक मत बनो, हाँ, रिजेक्ट मत करो दूसरे सब्जेक्ट्स को। एनालाइज थिंग्स, एब्सॉर्ब थिंग्स, व्हाट कुछ नई चीज़ें बताई गई तो यू एक्सेप्ट दैट। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि ये जो मैं कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से पॉडकास्ट में, ये आयुर्वेदिक चीज़ है। हाँ, खुद के दिमाग के लिए जरूर। आयुर्वेदिक मेडिसिन, हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ना, वो हमारी दैट शार्पनेस ऑफ इंटेलेक्ट को बढ़ाता है। वाह, इवन यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड कि जब आपने शुरू की होगी, इतनी आसानी से आप सब्जेक्ट स्विच नहीं कर पा रहे होंगे। अभी जो आसानी, ईज जो आपने डेवलप की है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ गई, इसीलिए हो रही है। दैट इंक्रीजेस न्यूरोनल कनेक्शन, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये सब कॉन्सेप्ट्स है, लर्निंग से होती है। जी, मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी एज इन आपके दिमाग का स्ट्रक्चर एक्चुअली बदल सकता है। वो थॉट प्रोसेस से बदल सकती है, लर्निंग से बदल सकती है, और सिस्टम फॉलो करने में, जैसे कि दिनचर्या, टू फॉलो ए पर्टिकुलर रिचुअल, टू स्लीप एट ए पर्टिकुलर टाइम, वो सर्काडियन रिथम की कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल क्लॉक की कॉन्सेप्ट, ये सब मिलके है। न्यूरोनल पाथवेज जो न्यूरॉन्स के हैं, वो बदलने से हमारी हैबिट और फीलिंग ऑफ आवर सेल्फ वो भी बदल देती है। मतलब एक पूरा न्यूरो साइंस का सब सब्जेक्ट है। हाँ, आयुर्वेद में। हाँ, बिकॉज वो जो साइकेट्री में है, वो ये सारी चीज़ें को बहुत ध्यान में रख के ही ये क्रेज करते हैं। मेंटल हेल्थ की बातें हुई है? हाँ,   हाँ,  हाँ,  हाँ,  हाँ,  हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,   हाँ,
दुख के बारे में जो हम इंटेलेक्चुअल ब्लास्फेमी करके एक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ें हम अभी हमारी इच्छा से करें तो वो दुख में बदल सकता है। ओके उसे कहते हैं प्रज्ञा अपराध। हमारी जो बुद्धि को हम जानबूझ के जो अपराध करते हैं, द एक्शंस वी टेक नोइंग दैट, अगर हमने एक डेंजर स्पॉट देखा, हमें पता है कि स्लिप हो जाएगा, वी आर गोइंग देयर, वी आर एक्चुअली चैलेंजिंग द थॉट दैट इट इज़ नॉट गुड टू डू। ये बहुत सारी डेंजर्स, ये जस्ट अ फिजिकल एग्जाम्पल आई एम सेइंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेंटल जो थॉट्स हैं, जो बिहेवियर्स हम करते हैं, हम जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, बट वी आर डूइंग इट। दैट इज इंटेलेक्चुअल ब्लास्फेमी दैट कैन लीड टू ऑल काइंड्स ऑफ दुख एंड डिजीजेस। गोइंग फॉर अ टॉक्सिक पार्टनर, पता रहता है कि हाँ ये मेरे लिए बुरे हैं पर फिर भी चाहिए। हाँ, राइट, दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। टॉक्सिसिटी से दूर रहना है। और टॉक्सिक हैबिट्स से, हाँ, वो भी बताया गया है। सत्संग का इम्पोर्टेंस है। सत्संग मतलब मेक कंपनी विथ गुड पीपल। इफ यू नो दैट the company or that gang is not good for you, but still you are forced to be in that gang or group, that is even if you have an inner world, वो ऑल्टर कर सकता है। उनकी थॉट प्रोसेस आपका प्रोसेस को हैम्पर कर सकता है डेफिनेटली। ओके, संगत जिसे कहते हैं। राइट। ओके, आई थिंक ये आयुर्वेदिक मेंटल हेल्थ एक अलग टॉपिक है, इसलिए आज हम टॉपिक कॉस्मेटिक्स के बारे में बात करेंगे। जस्ट टच कर रहे थे सब्जेक्ट को। हाँ। सरप्राइज हूँ कि न्यूरोसाइंस की भी बातें हुई है। हाँ। पर लोग ये वाला पॉडकास्ट देख रहे हैं स्किन, गट और हेयर के लिए। हाँ। और हमने स्किन और गट की बातें कर ली है। हाँ। अभी लेट्स मूव ऑन टू हेयर एज अ सब्जेक्ट। राइट। जनरली आप क्या कहना चाहोगे हेयर हेल्थ के बारे में? हेयर इज एक्चुअली एन साइड प्रोडक्ट ऑफ द धातुस। सो हमारी डाइजेस्टिव फायर ठीक है तो प्रोसेस की धातुस, जैसे मैंने कहा, रस, रक्त, मांस, मेदो, अस्थि की एक अपेंडेज जैसा है हेयर। इसके मल बोलते हैं, दैट इज एन एक्सक्रीटा, इट इज कॉल्ड एन एक्सक्रीटा ऑफ अस्थि। दैट इज अ डीपर कॉन्सेप्ट। वी आर नॉट जस्ट सेइंग दैट इट इज अ excreta like that, but so this process needs to be in line and there should be intact for a good healthy hair. मतलब अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, अगर हाँ, आपका दिमाग हेल्दी है, हाँ, तो हेयर भी हेल्दी होंगे। हाँ, मतलब बोन हेल्थ वो सब रिलेटेड है। तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हेयर जो बनता है, जो स्कैल्प में जो फॉलिकल्स होते हैं, उनके हेल्थ को कायम रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेनी मेथड्स आर मैंशनड, जैसे कि अभ्यंग, ऑयलिंग द हेयर इज़ अ वेरी मस्ट थिंग यू मस्ट फॉलो। मालिश करना एंड तेल लगाना टू स्कैल्प एज वेल एज टू हेयर एंड क्लेंजिंग इट प्रॉपरली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ए गुड हेयर। कितनी बार करनी चाहिए ऑयलिंग? एटलीस्ट वंस इन 3 days। एंड एक भी चीज़ बताई गई है जो हेयर हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए, जो 3 पॉइंट्स है, शिर, कर्ण और पाद में अभ्यंग डेली। क्या होता? मतलब अभ्यंग मीन्स मसाज और एप्लीकेशन ऑफ ऑयल। अभ्यंग मीन्स तो उसे हमें जो भी एक ऑयल लेके 2 कानों में लगाना है, कान के अंदर जस्ट अ ड्रॉप इज इनफ। और ब्रेकमा है ये पॉइंट, जो कान से 2 हाथ लेके ये जो मिडिल पॉइंट मिलता है, वहाँ सबसे ज़्यादा एब्सॉर्प्शन होती है। तो उस पॉइंट में एक ड्रॉप लगाना है और पैर के आर्च के अंदर, आर्च ऑफ योर फुट ना, वहाँ पे ये सब नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करता है और उसको मेंटेन करने में और गुड हेल्थ मेंटेन करने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में ये चीज़ें इसे मस्ट डू एज अ डेली रिचुअल। इफ़ यू आर नॉट एबल टू मालिश योर बॉडी, that's fine, but these points, trigger points shouldn't be missed. Okay, पर कुछ ऐसे स्पेशल ऑयल होता है? हाँ, जैसे कि हम अगर बॉडी में है तो नालपामरादी करके ऑयल है, हमने भी रखा है, वो कर सकते हैं। हेड में नीली भृंगादी रख सकते हैं, और एनी अदर ऑयल अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। क्षीरबला, जहाँ की मेनोपोज
पोस्ट मेनोपॉज के विमेन के लिए बहुत अच्छा है, जो उनके वो पित्त को रिड्यूस करता है। वो बहुत सारे कंडीशन वाइज हमें बहुत सारी ऑयल्स हम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, एंड दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर हेयर हेल्थ। अगर आपके बॉडी में ज़्यादा पित्त है हाँ तो एजिंग ज़्यादा फास्ट हो जाती है। हाँ, यही लॉजिक है। ये एक लॉजिक है। वात का भी डोमिनेंस साथ में, वात एंड पित्त। वात एयर एलिमेंट होता है ना? एयर एंड स्पेस एलिमेंट होता है वात। जो भी फंक्शनल एस्पेक्ट में जो भी मोबाइल चीज़ें हम करते हैं वो सब वात से कॉन्ट्रीब्यूटेड है। मतलब लोकोमोटरी एक्शंस, हम चलते हैं, जो भी मूवमेंट्स बॉडी में होते हैं, चलन, दैट इज ऑल एट्रीब्यूटेड व्हेन यू ब्लिंक योर आइज, दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वात दोष। वाह, ओके। कितनी तेजी से आप आंखें बंद करते हो, कितनी स्लो करते हो, ये सब चीज़ें वात दोष के ऊपर नीचे होने से डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स नॉट डिसीज, इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। एक एक की कॉन्स्टिट्यूशन पता चलती है। मतलब हेयर, जो अगर हम हेयर के बारे में बोल रहे हैं तो अगर वात दोष है तो हेयर ब्रिटिल हो जाता है, थिन हो जाता है, एंड ये स्प्लिटेंस हो जाती है। पित्त दोष है तो जल्दी से प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो सकते हैं। एंड कफा इज एक्चुअली गुड फॉर योर हेयर स्ट्रैंड्स बट नॉट गुड फॉर योर स्कैल्प। कफ दोष बढ़ गया तो फॉलिकल्स, जो हेयर फॉलिकल्स के सप्लाई को ये कट करते हैं। मे बी वी कैन प्रिकर्सर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन आज बोलते हैं, दैट कैन बी कंपेयर्ड टू कफ दोष इन द माइक्रो लेवल, दैट कैन इनहिबिट द हेयर ग्रोथ। तो कफ दोष को निवारण करना है ये हेयर ग्रोथ के लिए। सो डैंड्रफ is also a contribution of kapha dosh. So we need to be wholesome when we treat hair. त्रिदोष को different types के drugs से जो ऑयल में दे के उसे बैलेंस्ड फॉर्म में फॉर्मुलेशन, जो बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, नीलभृंगादिकेरम जो एग्जाम्पल है उसमें तीक्ष्ण, दैट कैन एलिवेट कफ भी है, पित्त दोष को सूद करने की चीज़ें हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को स्टॉप करने के लिए चीज़ें हैं वो। सो दैट इज़ वाई इट्स टेकिंग केयर ऑफ ऑल दी दोषास एंड दिस फॉर्मुलेशंस आर मेड। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि अगर आपको अपने खुद के हेयर प्रॉब्लम्स ट्रीट करने, फिर से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की जरूरत है। राइट। एंड दीज आर सम सर्टेन कॉम्बिनेशंस दैट कैन इजीली, अगर हमें डिसीज कंडीशन नहीं है जी तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वी कैन गो ऑन विथ जनरलाइज्ड फॉर्मुलेशंस लाइक नीलभृंगादि। मतलब अगर आपकी कभी कभी डैंड्रफ होती है, थिनिंग होती है, हेयर लॉस होती है, नॉट टू द एक्सट्रीम लेवल, पैची, एलोपेशिया, ऐसी चीज़ें, तो ज़रूर यू नीड टू कंसल्ट ए डॉक्टर। अगर इट्स अ नॉर्मल कोर्स में होती है, इट्स अ मैनेजेबल कंडीशन है, तो वी कैन यूज दिस विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑल्सो। करेक्ट, ओके। एक थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड सवाल है। हाँ, जितनी भी बातें मैंने आपसे अब तक करी है, उन बातों से मैंने ये जाना है कि प्रॉब्लम्स होते हैं हर किसी की बॉडी में, हर किसी की बॉडी अलग होती है। हाँ, वो एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ, तो वो डॉक्टर उनके बॉडी के अकॉर्डिंग, उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उन्हें एक मेडिसिन देगा। हाँ, पर आपने अभी पिछले 15 ईयर्स के लिए पढ़ाई करी आयुर्वेद की, और फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च के साथ आप एक प्रोडक्ट बनाते हो। वो प्रोडक्ट जनरल यूज के लिए हो सकता है, राइट। वो 3 साल इसीलिए लगते हैं ना, टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन यू मेक एन राइट आयुर्वेद बेस्ड प्रोडक्ट। या जनरलाइज में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती है। मतलब ड्राई स्किन के लिए हम जो बनाते हैं वो डिफरेंट है। ओके, स्किन टाइप जहाँ पे वात दोष, पित्त दोष की कंसिडरेशंस होती है कॉम्बिनेशंस में। अगर पित्त दोष, ड्राइनेस, रिंकल्स सब होती है, वो सब पित्त दोष की एट्रीब्यूट्स है। तो उसके हिसाब से फॉर्मुलेशंस डिफरेंट बनते हैं, स्किन टाइप की वजह से, एज के वजह से, और जोग्राफिकल लोकेशन की तरफ से भी हम इसको क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, अपने जीन पूल को भी ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट्स लाए हैं। जैसे कि यूएस में, यूएई में जब अभी लॉन्च करने के लिए हम सोच रहे हैं, देयर इज सम चेंजेस दैट इज मेड इन द प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। आप नए प्रोडक्ट के बारे में सोचते कैसे हो? दी नेसेसिटी, लोगों की जो इश्यूज है उसे ध्यान में रख के ही हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, नॉट फॉलोइंग एनी ट्रेंड्स। कि यहाँ इसकी ज़रूरत है, इस ज्योग्राफिकल लोकेशन में हम एक ज्योग्राफी स्पेसिफिक प्रोडक्ट। राइट। आयुर्वेद की जो पोटेंशियल है उसे हम खुद सारी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं।
करेक्ट. नॉर्मली जो कॉस्मेटिक्स कंपनीज होती है वो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है. हाँ आई एम श्योर कि आपने आगे के लिए भी बहुत कुछ सोचा है. हाँ राइट. राइट. कोई लिमिट भी नहीं है. यू हाँ. कैन कीप मेकिंग थिंग्स फॉर द ह्यूमन बॉडी. यस यस. राइट. आप अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस कर रहे हो एज अ बिजनेस ओनर? लोगों को एडुकेशन देना. हाँ, अवेयरनेस, Okay. दैट इज अ ग्रेट चैलेंज. जो भी हमारी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वर्ड ऑफ माउथ से आगे लोग, फैमिली में यूज़ होता है, फ्रेंड्स में यूज़ होता है, लेकिन ये जो बम्बार्डिंग ऑफ द मार्केटिंग एंगल है वो भी हमें इतनी चीज़ें हम ध्यान में रख के एक एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक एक तरह से यूनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं. जैसे आपने कहा कि अगर एक प्रोडक्ट बनाए तो उसकी ऑप्शंस ज़्यादा नहीं देते, स्पेसिफिक होता है, इश्यू स्पेसिफिक होता है, स्किन टाइप स्पेसिफिक होता है, ताकि वो लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन सा यूज़ करना है. मेरे अकॉर्डिंग आपका मेन चैलेंज कंज्यूमर एडुकेशन है. हाँ राइट. Right, क्योंकि right. लोग कुछ लोग ना आयुर्वेद को एक नेगेटिव लेंस के साथ हाँ, देखते हैं, हाँ. कुछ लोग पॉजिटिव लेंस के साथ देखते हैं, पर पता नहीं है कि आयुर्वेद होता क्या हाँ, है. बिकॉज आयुर्वेद के नाम से जो हर्बल काइंड ऑफ मेडिसिन जो होते हैं आयुर्वेदिक करके, और हर्बल मेडिसिन जो होते हैं, बहुत सारी इम्प्लीकेशंस, इफ़ेक्टिविटी नहीं होती. मे बी दे डोंट हार्म यू, लेकिन ये सब साइंटिफिक चीज़ें को मन में रखते हुए बनाए हुए नहीं है, तो इतनी इफ़ेक्टिवनेस होने की चांसेस कम है. तो लोग सोचेंगे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन उतनी और कॉस्मेटिक्स उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है. मेरे लिए मेन कंज्यूमर एडुकेशन जो मुझे लोगों को देनी है वो ये है कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज जो कहती हैं कि वो आयुर्वेदिक है, एक्चुअली आयुर्वेदिक नहीं है. हाँ. आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रही है. एक इंग्रेडिएंट डालकर कोई चीज़ आयुर्वेदिक नहीं बनती. Right. बहुत कुछ होता है इसके पीछे. हाँ. आई थिंक भारत के इस फेज में कंज्यूमर एडुकेशन बहुत बढ़ रही है. फूड फार्मर जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से लोग जान रहे हैं, हमारी खुद की संस्कृति को लोग जान रहे हैं. तो डॉक्टर नैना, यही था आज का पॉडकास्ट. आई थिंक हमने बहुत कुछ कवर किया आज के एपिसोड में. तो डॉक्टर नैना, थैंक यू फॉर योर टाइम. मज़ा आ गया. आई एम ग्लैड कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों ने आयुर्वेद के बारे में आज जाना. कोई भी साइनिंग ऑफ नोट्स है आपके ऑडियंस के लिए? आयुर्वेदिक बहुत गहरा सब्जेक्ट है. आज हम लोग ने जस्ट एक टिप ऑफ आइसबर्ग ही कवर करने की कोशिश की है. अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड ग्लैड दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ गेटिंग यू अवेयर अबाउट आयुर्वेदा. थैंक यू डॉक्टर नैना, थैंक यू. मज़ा आ गया आपके साथ बात करके. ग्रेट टू लर्न फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, यही था आज का एपिसोड. आई पर्सनली ऑलवेज लव ब्रिंगिंग एंटरप्रेन्योर्स ऑन द शो. आई फील कि आयुर्वेद एक ऐसी फील्ड है जो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी एक इंटरनेशनल स्केल पर. दिस इज़ इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड. दुनिया अब योगा के बारे में जान चुकी है ना, अब दुनिया आयुर्वेद के बारे में भी जानेगी. पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर इंडियन को पहले आयुर्वेद के बारे में पता चले. दैट वॉज द इंटेंशन बिहाइंड दिस एपिसोड. लॉट्स ऑफ लर्निंग्स विद डॉक्टर नैना. बहुत कुछ सीखा मैंने भी. आई होप कि आज का एपिसोड आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, बिकॉज TRS के हेल्थ ओरिएंटेड एपिसोड्स विल बी बैक वेरी वेरी सून. ऑल द लव. जय हिंद.